everyone, this is Eliezer Finhas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का जो टारगेट पेपर है, हम लोग आज की इस वीडियो से ज़ूलॉजी के टारगेट पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि फ़र्स्ट ईयर का सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग है। इसमें सिंध बोर्ड भी आ जाता है, हैदराबाद बोर्ड, सखर बोर्ड, लाड़काना, जितने भी सिंध के बोर्ड्स हैं, कराची बोर्ड, वो सब तमाम इसमें कवर हो जाएंगे आपके। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं, तो उनको मैंने इधर ही बता दिया है। और एक और बात ये बता दूं कि अगर किसी ने भी अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने जो फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का टारगेट पेपर है अभी तक नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दिया हुआ है आपको, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं टारगेट पेपर भी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो सॉल्व टारगेट पेपर है उसको डिस्कस करेंगे और मैं एक एक लाइन वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊँगा। तो ये याद रखिएगा कि ये जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर है, ये ऐसा रट्टा बेस्ड सिस्टम इसमें नहीं होता। जब तक आप समझ ना लें तब तक आप कुछ भी याद नहीं कर सकते। तो मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा एक एक तमाम चीज़ें। तो आप जो है लास्ट तक वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें और आपको याद करने में कोई भी मुश्किल पेश ना आए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिफरेंस बिटवीन करेंगे जो कि टारगेट पेपर के अंदर हैं। तो बाकी ये है कि आज की इस वीडियो में डिफरेंसेस बिटवीन आएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर जितने भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं जो टारगेट पेपर के अंदर इंक्लूडेड हैं वो कवर होंगे। तो उसके लिए ये है कि अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है, आप कमेंट्स करें, लाइक करें वीडियो को। अगर इस पर अच्छा रिस्पांस आएगा तो ही इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड होगा, जिसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाऊँगा। तो आए हम लोग बढ़ते हैं आज की इस वीडियो पर। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो डिफरेंस बिटवीन है, आप फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपने टारगेट पेपर है उसको आप देख लें, टैली कर लें। तो टारगेट पेपर में जो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन है वो क्या है? डीएनए एंड आरएनए। तो देखते हैं भाई डीएनए एंड आरएनए का क्या डिफरेंस बिटवीन है। द बेसिस प्रेजेंट आर एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो डीएनए के अंदर भी चार जो बेसिस हैं वो कौन से होते हैं? एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, और इसमें यूरेसिल नहीं प्रेजेंट होता। बाकी ये है द बेसिस आर एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन। और आरएनए के अंदर एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड साइटोसिन बेसिस, ये चार होते हैं। और इसके अंदर थायमीन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है? यूरेसिल इज़ नॉट प्रेजेंट। और आरएनए में क्या लिखा है? थायमीन इज़ नॉट प्रेजेंट। फिर थर्ड पॉइंट है ओबेज चारगर्फ्स रूल। तो जो डीएनए है वो चारगर्फ्स रूल को ओबे करता है और आरएनए जो है वो चारगर्फ्स रूल को ओबे नहीं करता। सिंपल सी बात है। फिर डीएनए की बात आती है, तो डीएनए में जो है बेसिस आर नॉट मॉडिफाइड। बेसिस जो है वो मॉडिफाई नहीं होते, बेसिस जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, जबकि आरएनए में अगर देखा जाए तो बेसिस मॉडिफाइड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट डबल स्ट्रैंडेड। तो भाई इनका जो स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे ये एक स्टैंड आ गया, ठीक है, और ऐसे ही ये एक दूसरा स्टैंड है। तो ऐसे करके जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, बीच में कुछ लाइंस होती हैं जो ये बेसिस होती हैं बीच में, ये जो होता है ना, आपने पढ़ा ना अभी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन। तो ये बेसिस यहाँ पर होती हैं ऐसे। तो ये डीएनए का एक रफ डायग्राम मैंने बनाई है। तो ये जो डीएनए का है ये स्ट्रक्चर होता है जब हम माइक्रोस्कोप से देखें, और जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके ऊपर कोई डबल स्ट्रैंड नहीं होता, बल्कि ये जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। तो ये बात जो आपने है वो याद रखनी है। फिर हम लोग बढ़ते हैं हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन पर। तो देखते हैं भाई हाइबरनेशन क्या है और एस्टिवेशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइबरनेशन की जानिब बढ़ते हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ रिड्यूस्ड एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनिज्म टू एस्केप विंटर कंडीशंस। तो हाइबरनेशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर लेता है, बहुत कम कर लेता है, जब बहुत ज़्यादा उस पर सर्द कंडीशंस हो या विंटर कंडीशंस हो। और उस टाइम पर जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी मैमल है, तो वो जब अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है तो उसको हाइबरनेशन कहते हैं। और एस्टिवेशन क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा हीट हो समर्स के अंदर, मोस्टली गर्मियों के अंदर, और उस वक्त जो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है जब अपनी जो स्टेट ऑफ एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं।
ठीक है। तो सेकंड आ जाता है एनिमल रेस्ट इन अ वार्म प्लेस। और हाइबरनेशन में क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है ठंड बहुत ज़्यादा होती है जिसमें जो ज़िंदगी है उनकी वो मुमकिन नहीं होती। तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक गर्म जगह तलाश करते हैं और वहाँ पर सर्दियों में रेस्ट करते हैं। और एस्टिवेशन में अगर देखा जाए मतलब कि जहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो इस दौरान जो एनिमल्स हैं वो कूल या शेडी, जैसे कोई ठंडी जगह हो या कोई शेडी हो, सायेदार जगह हो या कोई मॉइस्ट जगह हो, तो एनिमल्स वहाँ पर रेस्ट करते हैं। तो ये दो तो आपके पास हो गए डिफरेंसेस। तीसरा जो है, तीसरी एग्जाम्पल है तो हाइबरनेशन में आते हैं बियर्स एंड स्क्विरल्स। बियर्स आपको पता है, बियर्स एंड स्क्विरल्स जो कि हैं वो बर्फ़बारी जहाँ पर होती है उन इलाकों में होते हैं, पहाड़ी इलाकों में होते हैं बियर्स। और बाकी जो एस्टिवेशन वाले जो हैं एनिमल्स लाइक फिशेस एंड स्नेल्स, ये जो है ये एस्टिवेशन का प्रोसेस करते हैं। तो फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो है डिफरेंस बिटवीन, वो है रेटिटे एंड कैरिनेटे। तो अभी मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर पेपर में तो 5 हमें तो टीचर्स 5 करवाते हैं, आपने 3-3 करवाए हुए हैं। तो जो आपका पेपर है, पहले ऐसा होता था कि आगे पेपर में जो डिफरेंसेस बिटवीन है वो 5-5 पॉइंट्स के आते थे, लेकिन अब जो है अब आपके डिफरेंसेस बिटवीन सिर्फ और सिर्फ आपने 2 लिखने होते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको हर एक के 3-3 डिफरेंसेस बिटवीन करवा रहा हूं, ताकि जितने भी मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक भूल भी जाता है तो 2 तो आपको याद रहे ना। तो अगर हम लोग 2 ही करेंगे सबके, तो अगर आपको एक भूल जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। इसीलिए मैं आपको 3 करवा रहा हूँ, ताकि अगर आप एक खुदा ना खास्ता भूल भी जाते हैं तो ये है कि आपका जो पेपर है उसमें आप 2 तो लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं रेटिटे एंड कैरिनेटे पे। मतलब कि जो रेटिटे क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो रेटिटे, फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिटे की बारी आती है। तो रेटिटे जो होते हैं फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स। तो फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स जो होते हैं उन्हें रेटिटे कहा जाता है। फ्लाइटलेस रनिंग बर्ड्स से मुराद ये कि ऐसे बर्ड्स, ऐसे जो हैं परिंदे जो उड़ नहीं सकते तो उन्हें रेटिटे कहा जाता है। और कैरिनेटे, ऐसे परिंदे जो उड़ते हैं उन्हें कैरिनेटे कहा जाता है। और जो रेटिटे होते हैं जो मतलब कि फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो उड़ नहीं सकते, वो लार्ज इन साइज़ होते हैं। उनका जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो उड़ नहीं सकते। और जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं, इसलिए वो अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द विंग्स आर डीजेनरेटेड। इनके पास, ये जो बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई नहीं कर सकते, तो इनके पास विंग्स तो होते हैं, लेकिन जो इनके विंग्स हैं वो डीजेनरेटेड होते हैं, मतलब कि किसी भी काम के नहीं होते। और यहीं अगर कैरिनेटे की बात की जाए, जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनकी बात की जाए, तो इसमें क्या है, द विंग्स आर वेल डेवलप्ड। तो जो विंग्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका रेटिटे एंड कैरिनेटे भी ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट जो है आपका डिफरेंस बिटवीन, वो कौन सा है, वो है प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम। हम लोग देखते हैं भी प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोटोस्टोम्स, द ब्लास्टोपोर डिवेलप्स इन प्रोटोस्टोम्स, द ब्लास्टोपोर डिवेलप्स इनटू अ माउथ। तो प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो किसके अंदर डिवेलप होता है, माउथ के अंदर डिवेलप होता है। अच्छा, मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मैं आपको देखें एक एक लाइन समझा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको सुन भी रहे होंगे। और ये मेरी बात याद रखिएगा कि जो स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं ना, जो स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं तो वो ही अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैं वीडियो अपलोड करने को ना, मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, मैं आपको कम्युनिटी टैब पे बस इसकी फ़ोटोज़ भेज देता और आपको मिल जाता, आपको जो इसका सॉल्व मिल जाता। लेकिन जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, अपने टीचर से आप मतलब कि अच्छे से नहीं समझेंगे, तो आपको अच्छे से इसकी समझ नहीं आएगी। ये वीडियो, इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप अच्छे से इसको याद कर सकें। और याद रखिएगा कि जब तक आप समझ नहीं सकते तो आप याद भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो बस ऐसे ही बस देख के आंसर्स लिख लेते हैं और समझते नहीं हैं, तो उनका क्या होता है, वो उस टाइम के तो उनको याद हो जाता है, वो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन जब अगले दिन देखते हैं तो उनको भूला हुआ होता है। तो समझने का मकसद यही होता है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है, अगर कोई भी समझता है अच्छे से, तो
उसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से, जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं उन्होंने अच्छे से दिल लगाकर समझना है। प्रोटोस्टोम की बात आती है। इन प्रोटोस्टोम्स द ब्लास्टोपोर डिवेलप्स इनटू अ माउथ। तो प्रोटोस्टोम्स के अंदर भी ब्लास्टोपोर कहाँ डिवेलप होता है? माउथ के अंदर डिवेलप होता है। और ड्यूटरोस्टोम के अंदर क्या होता है? द ब्लास्टोपोर्स डिवेलप इनटू एनल ओपनिंग। इसके अंदर ब्लास्टोपोर्स किधर होते हैं और किधर डिवेलप होते हैं? एनल ओपनिंग में डिवेलप होते हैं। फिर आता है सेकेंड, इट एग्जिबिट्स डिटर्मिनेट क्लीवेज। और ड्यूटरोस्टोम की बारी आए तो इट एग्जिबिट्स इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। थर्ड पॉइंट, इट कंप्राइजेस ऑफ अ सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड। तो प्रोटोस्टोम के पास क्या होता है? सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड होता है। जबकि ड्यूटरोस्टोम की बारी आए, ड्यूटरोस्टोम हम देखा जाए तो क्या लिखा है? इट कंप्राइजेज ऑफ अ हॉलो नर्व कॉर्ड। तो इनके पास क्या होती है? हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। और प्रोटोस्टोम के पास क्या होता है? सॉलिड वेंट्रल कॉर्ड होता है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। देखिए, मैं जो छोटी छोटी चीज़ें आपको इसमें बता रहा हूँ, तो ये जो है ये MCQs के लिए भी नहायत इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन है, जो कि है कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस। तो भाई कॉन्ड्रिक थाइस क्या होते हैं, ऑस्टिक थाइस क्या होते हैं, अभी हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई कॉन्ड्रिक थाइस क्या होते हैं? दे आर मरीन एनिमल्स। तो जो मरीन एनिमल्स होते हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, उन्हें कॉन्ड्रिक थाइस कहा जाता है। जबकि ऑस्टिक थाइस किनको कहा जाता है? अभी हम लोग पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। ऑस्टिक थाइस ऐसे होते हैं जो कि मरीन, ऐसे जो एनिमल्स जो मरीन वाटर मतलब कि पानी में भी रह सकें, और मरीन मतलब कि सॉल्टी। ठीक है, सॉरी मैंने पानी बोल दिया है खाली। तो मरीन का मतलब क्या होता है? सॉल्टी वाटर। और फ्रेश वाटर तो आपको पता है कि फ्रेश वाटर तो फ्रेश वाटर ही होता है। तो ऐसे एनिमल्स जो कि मरीन जगह पर भी रह सकें, खारे पानी में भी रह सकें और फ्रेश वाटर में भी रह सकें, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है? ऑस्टिक थाइस कहा जाता है। कॉन्ड्रिक थाइस पे सेकंड पॉइंट है कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। तो भाई कॉन्ड्रिक थाइस का जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है। और जबकि ऑस्टिक थाइस का देखा जाए तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है, मतलब कि इनका जो स्केलेटन है, जो ढांचा है, वो बोन से बना होता है। और जो कॉन्ड्रिक थाइस है इनका जो एंडोस्केलेटन है, मतलब कि जो इनका ढांचा है, वो किससे बना होता है? कार्टिलेजेस से बना होता है। थर्ड पॉइंट, माउथ इज़ लोकेटेड वेंट्रिकल। तो कॉन्ड्रिक थाइस का जो माउथ है वो वेंट्रिकल बना होता है। और जो ऑस्टिक थाइस का माउथ है वो कहाँ होता है? टर्मिनल पॉइंट पर या टर्मिनल एंड पर इनका माउथ होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से याद रखनी होंगी। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है आपका डिफरेंस बिटवीन, वो है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनिमल्स हैव 2 ओपनिंग्स इन देयर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो भाई जो जिनका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो उनके पास क्या होता है? इनकी 2 ओपनिंग होती हैं इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। जबकि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो एनिमल्स हैव सिंगल ओपनिंग। तो इनके पास क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्यूब लाइक है ना, तो ट्यूब कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, इनकी जो ट्यूब होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और इनकी जो ओपनिंग होती है वो दोनों एंड्स पर होती है। ठीक है, ये जैसे आपको ट्यूब नज़र आ रही है, एक ओपनिंग इनकी यहाँ पर होती है और दूसरी ओपनिंग जो होती है इस वजह यहाँ पर होती है। तो इस वजह से इसको ट्यूब लाइक कहा जाता है। और यहाँ पर यही लिखा है कि इसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, एक फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसकी जो ओपनिंग है वो सिर्फ एक जगह ही होती है। तो एनिमल्स हैव सिंगल ओपनिंग। सेकेंड पॉइंट है प्रेजेंट इन एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। और सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो ये जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जो लोअर ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात नहीं हो रही कि अमीर गरीब की बात नहीं हो रही कि हमारा होता है ना कि एडवांस लोग जो होते हैं इंसानों में तो अमीर समझे जाते हैं, लोअर क्लास हो तो गरीब समझा जाता है। यहाँ पर एनिमल्स के अंदर कोई अमीर गरीब की कहानी नहीं होती। एडवांस होते हैं, जो ज़्यादा बड़े जानवर हों तो उन्हें एडवांस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जो छोटे हों ऑर्गेनिजम्स हों, जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, तो वो कौन होते हैं? वो लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और पॉइंट ये है
कि मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन बोथ टेक प्लेस। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, जो आपका ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन भी टेक प्लेस करती है और केमिकल डाइजेशन भी होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। जबकि उसके अंदर देखा जाए सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा जाए तो मोस्टली केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो अच्छा ये नीचे लिखा है मोस्टली, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाए। मोस्टली केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगर ये पेपर में भी ये MCQ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना डिफरेंस बिटवीन, तो समझ लें कि ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द MCQs जो होते हैं वो डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट्स में से ही आते हैं। तो मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और अच्छे से इसको समझें, क्योंकि इसके अंदर से ही आपको बहुत सारे आपको MCQs देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो और ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है, जैसे अभी हमने पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर दोनों किस्म की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल भी और केमिकल भी। जबकि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ केमिकल डाइजेशन होती है, ठीक है। और अब नेक्स्ट हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन वो है एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। तो ये देखते हैं क्या चीज़ है। तो एक्सक्लूसिव मरीन स्मॉल साइज्ड कॉर्डेट्स, एक्रेनिएटा किसे कहा जाता है, जो कि मरीन वाटर में रहें और स्मॉल साइज्ड कॉर्डेट्स हों तो उन्हें एक्रेनिएटा कहा जाता है। जबकि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल मोस्टली लार्ज साइज। और जो क्रेनिएटा है वो ऐसे एनिमल्स जो पानी में रहें या ज़मीन पर रहें और मोस्टली जो हैं इनका जो साइज़ है वो लार्ज हो, तो इन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्रेनिएटा कहा जाता है। तो एक क्रेनिएटा के पास अपेंडेजेस नहीं होती, नो अपेंडेजेस। एंड क्रेनिएटा की बारी आए तो यहाँ पर क्या लिखा है, यूजली 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। देखें एक क्रेनिएटा जो है इसके पास नो अपेंडेज है और क्रेनिएटा के पास 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट, नो स्केलेटन वेल डेवलप्ड एक्सोस्केलेटन। तो इनके पास क्या है, एक क्रेनिएटा के पास कोई भी एक्सोस्केलेटन नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक क्रेनिएटा लिखा है क्योंकि इनके पास एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं होता। जबकि क्रेनिएटा की बात की जाए तो इनके पास वेल डेवलप एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है एक्रेनिएटा एंड क्रेनिएटा। हम लोग बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन, जो कि है एंजाइम एक्टिवेटर एंड एंजाइम इनहिबिटर। तो फर्स्ट जो है हमारा इसका पॉइंट एंजाइम एक्टिवेटर का, तो एंजाइम एक्टिवेटर कैन इंक्रीज़ द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। अच्छा ऐसी चीज़ जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दे तो उसे एंजाइम एक्टिवेटर कहा जाता है। और इसी का उल्टा अगर देखें कि एंजाइम इनहिबिटर कैन डिक्रीज़ द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम, तो इसी का बिल्कुल उल्टा है कि ऐसी चीज़ जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दे या ख़त्म कर दे तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंजाइम इनहिबिटर। और इसका सेकंड पॉइंट है, इसके 2 पॉइंट से काफ़ी, क्योंकि इसके और कोई ऐसा सच डिफरेंस है नहीं। तो एग्जांपल के तौर पर एंजाइम एक्टिवेटर एज एन एंजाइम एक्टिवेटर कौन कौन काम करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेक्सोकाइनेस 1 और ग्लूकोकाइनेस, ये 2 ऐसे एंजाइम हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस भी चीज़ के आगे एस आ जाए ना, ASE आ जाए, तो ये याद रखिएगा कि वो चीज़ क्या है, एंजाइम है। तो हेक्सोकाइनेस 1 और ग्लूकोकाइनेस एज एन एंजाइम एक्टिवेटर एक्ट करते हैं। जबकि एंजाइम इनहिबिटर की बात की जाए तो ड्रग्स, राइबोन्यूक्लियस इनहिबिटर एक्सेट्रा। तो ये जो 2 हैं ये एज एन एंजाइम इनहिबिटर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जाकर आपका एंजाइम एक्टिवेटर और एंजाइम इनहिबिटर आपका डिफरेंस बिटवीन ख़त्म होता है। और नेक्स्ट जो आपका इसके बाद जो आपका डिफरेंस बिटवीन है वो है रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री। तो हम लोग उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन जो आपके पास है वो है रेडियल सिमेट्री एंड बायलेटरल सिमेट्री। तो 1 बाय 1 करके हम लोग वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
तो रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं। व्हेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। तो भाई रेडियल सिमेट्री ये होता है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो हिस्सों में, दो आइडेंटिकल हिस्सों में, मतलब के दो सेम हिस्सों में अगर डिवाइड किया जाए किसी भी प्लेन से जो कि सेंटर से गुजरे, तो उसे क्या कहा जाता है? रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। जबकि हम लोग अगर बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो व्हेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल या सेम राइट एंड लेफ्ट हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो भाई इसमें डिफरेंस ये है कि जब कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम अगर दो हिस्सों में, आइडेंटिकल हिस्सों में डिवाइड करें, देखें लेटरल सिमेट्री में भी यही था कि दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बॉडी को, और बायलैटरल सिमेट्री में भी ये था कि किस में हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। लेकिन बायलैटरल और लेटरल सिमेट्री में, रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री में फ़र्क ये है कि रेडियल सिमेट्री में हम किसी भी प्लेन से जो ऑर्गेनिज्म है उस बॉडी को कट कर सकते थे पासिंग थ्रू द सेंटर। लेकिन जो बायलैटरल सिमेट्री है इसमें हम लोग राइट या लेफ़्ट हाफ्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक प्लेन से ही हम लोग जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बायलैटरल सिमेट्री कहा जाता है। तो ठीक हो गया, ये एक मेन डिफरेंस था। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकंड डिफरेंस के जानिब। वो ये लिखा है कि जो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री जनरेट्स आइडेंटिकल बॉडी हाफ्स अराउंड सेंट्रल एक्सिस। तो अगर हम लोग किसी भी सेंट्रल एक्सिस से बॉडी को काट दें, लेफ़्ट से भी काट दें, राइट से भी, किसी भी डायरेक्शन से काट दें, तो जितने भी जो पीसेस बनेंगे बॉडी के वो एकदम आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर रेडियल सिमेट्री की बात की जाए तो जनरेट्स ओनली टू साइड्स एज लेफ़्ट एंड राइट अलॉन्ग सैजिटल प्लेन। और इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अगर देखें इसमें कंडीशन ये है कि हम लोग सिर्फ एक प्लेन से ही काट सकते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ दो ही ऐसी साइड्स होंगी लेफ़्ट एंड राइट जो कि एज इट इज़ सेम होंगी, या दो ही पीसेस ऐसे होंगे जो सेम होंगे। रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री की बात की जाए तो बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू लेफ़्ट एंड राइट साइड। इसमें क्या है कि बॉडी लेफ़्ट एंड राइट साइड से डिवाइड नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एक्सिस से ही डिवाइड की जाती है। और इसमें क्या है, सैजिटल प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू लेफ़्ट एंड राइट साइड्स। तो ये इसके तीन जो हैं इसके हैं डिफरेंस बिटवीन है। हम लोग चौथा भी डिफरेंस देख लेते हैं, चले अच्छा हो जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ हेड इन फ्रंट ऑफ बॉडी इज़ रेयर। तो ये जो रेडियल सिमेट्री है इसमें क्या होता है कि जो बॉडी का फ्रंट होता है उसके बॉडी के फ्रंट पे अगर हेड की डेवलपमेंट हो जाए तो ये ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा बहुत कम होता है। और इसमें क्या है, बायलैटरल सिमेट्री में डेवलपमेंट ऑफ हेड इन फ्रंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बॉडी इज़ प्रोमिनेंट फीचर। और ये जो बायलैटरल सिमेट्री है इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म का फ्रंट साइड होता है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है हेड की वो लाजमी होती है। तो ये चार हमने इसके डिस्कस किए। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन की जानिब। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंस बिटवीन है वो है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो जल्दी से इसको भी हम लोग देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कांटेक्ट विद पैथोजन और एंटीजन। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी जो है, जब किसी भी पैथोजन या एंटीजन से डायरेक्टली कांटेक्ट हो जाए तो फिर जाकर जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो काम आती है या वो एक्टिव हो जाती है। और जबकि पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाए तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एंटीबॉडीज़ ऑब्टेन डायरेक्टली। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है वो दी जाती है एंटीबॉडी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपको बुखार हो जाता है खुदा ना खास्ता, या कुछ भी आपको कोई छोटी मोटी बीमारी लग जाती है, जैसे आपको नज़ला खांसी, तो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही ये होता है। तो बाकी दूसरे जो ममालिक हैं जैसे यूरोप साइड्स पर अगर देखा जाए तो नज़ला खांसी भी जो होता है वो बहुत रेयर होता है। तो ये भी एक बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि हमारे अंदर घुस जाते हैं। तो इसका ये है कि जैसे बुखार होता है या नज़ला खांसी, अगर आप गोलियां ना भी खाएं तो इसका ये है
तो अगर आप गोलियां ना भी खाएं तो बुखार जो है और नज़ला खांसी है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो वो अपने आप कैसे हो जाता है, तो वो हमारी अपनी एक्टिव इम्यूनिटी होती है। लेकिन जैसे अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइंटिस हो जाता है या दीगर कोई दूसरी कोई बीमारी हो जाए, तो जिसके लिए जो मेडिसिन्स हैं वो लाजमी होती हैं, तो वो जो मेडिसिन्स हैं वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। वो हम लोग खुद इनटेक कर रहे होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी अपनी नहीं होती, तो उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और एक्टिव इम्यूनिटी जो है ये है सेकंड पॉइंट, इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है हमारी वो काफ़ी देर तक रहती है। जैसे हम लोग जब से बच्चे होते हैं और जब हम लोग बुज़ुर्ग नहीं हो जाते बिल्कुल, तब तक ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो हमारी बॉडी के अंदर रहती है। लेकिन जबकि पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाए तो इट लास्ट फॉर फ्यू डेज़। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, वो कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाती है। जैसे हम लोग मेडिसिन कोई भी लेते हैं या कोई भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसका जो असर है वो कुछ टाइम तक ही रहता है और कुछ टाइम बाद जो उसका असर है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये जो पैसिव इम्यूनिटी हमें दी जाती है ये कुछ ही अरसे के लिए रहती है। फिर थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट दी एंटीजन। तो कोई भी एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी है वो अपने आप ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। और जबकि पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाए तो एंटीबॉडीज़ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो जो दूसरी सोर्सेज होती हैं उससे हम लोग ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसिन्स हो गई या इंजेक्शंस हो गए, तो उससे हम लोग एंटीबॉडीज़ हम लोग ऑब्टेन करते हैं। जैसे अभी कोविड-19 का रिसेंटली जो वाक़या हुआ था उसके अंदर हुआ था ना कि वो एंटीबॉडीज़ लग रही थी कोविड-19 की, तो वो इसलिए लग रही थी कि वो पैसिव इम्यूनिटी थी, हमें लगाई जा रही थी दूसरी सोर्सेज के ज़रिए, इंजेक्शंस के ज़रिए हमारे अंदर वो जो इम्यूनिटी है वो प्रोवाइड की जा रही थी। और जैसे कि कोई भी अगर कोविड का पेशेंट था और वो कोविड से हील हो गया था, तो जो उसकी बॉडी है अपने आप ही उसने एक्टिव इम्यूनिटी के ज़रिए उसने एंटीबॉडीज़ खुद बनाई होंगी। तो ये मेन डिफरेंस होता है एक्टिव एंड पैसिव में। और इसमें ये है कि फोर्थ पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं, इम्यूनिटी इज़ नॉट इमीडिएट, देयर इज़ अ टाइम लैप्स फॉर द डेवलपमेंट। अच्छा, इसकी जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये एक्टिव इम्यूनिटी एकदम से नहीं आती, बल्कि इसके अंदर थोड़ा इसकी डेवलपमेंट के लिए या एक्टिव इम्यूनिटी हासिल करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाए तो इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली। तो इसकी जो पैसिव इम्यूनिटी है, जैसे ही अगर आप कोई भी मेडिसिन खाते हैं और जैसे कोई भी आप इंजेक्शन लगवाते हैं तो फ़ौरन उसी वक्त जो बॉडी है उसके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, उसी वक्त जो बॉडी है उसके अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हमने 4 ऐसे डिफरेंसेस पढ़े एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के। तो यहाँ पर जाकर ये ख़त्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस बिटवीन है, हम लोग उसकी जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंस बिटवीन, वो है लंग्स ऑफ बर्ड्स एंड लंग्स ऑफ ह्यूमंस। तो इसके भी हम लोग डिफरेंस बिटवीन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द लंग्स आर इलास्टिक एंड स्पंजी। तो जो बर्ड्स के लंग होते हैं वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं और स्पंजी होते हैं। जबकि ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस के लंग्स जो होते हैं वो स्पंजी नहीं होते, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, द लंग्स आर नॉट स्पंजी। Second, to aid in breathing, air sacs are joined to air sacs are joined to the lungs। अच्छा, अगर जो ब्रीथिंग में हेल्प करने के लिए जो बर्ड्स के एयर सैक्स हैं वो लंग्स के साथ जॉइन होते हैं ताकि जो इनकी ब्रीथिंग है उसमें मदद दी जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो बर्ड्स होते हैं वो हवा में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। तो अब इंसानों की बात की जाए तो इतनी ऊंचाई पर जाकर जो इंसान है वो ब्रीथ नहीं कर सकते, लेकिन जो बर्ड्स हैं वो आराम से अच्छे से ब्रीथ कर सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि जो उनके एयर सैक्स हैं वो लंग्स के साथ जॉइन होते हैं, जिसकी वजह से वो हाई एल्टीट्यूड पर जाके भी ब्रीथिंग कर सकते हैं। और ह्यूमंस की बात की जाए तो लंग्स मेन इन्फेक्शन इज़ टू अलाउ गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। और इसमें इंसानों का ये होता है कि लंग्स का जो मेन जो फंक्शन होता है, जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो गैस है उसको, गैस एक्सचेंज को अलाउ करना ब्लड और एयर
बिटवीन द ब्लड एंड द एयर, हवा और ब्लड के बीच में जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसका जो है मेन फंक्शन लंग्स के ज़रिए परफॉर्म होता है। तो इतने कोई वेल डेवलप लंग्स नहीं होते ह्यूमंस के, अच्छे होते हैं लंग्स, मैं ये नहीं बोलता कि वेल डेवलप नहीं होते, लेकिन अभी बात हो रही है कंपैरिजन की, ठीक है। अभी हम लोग कंपैरिजन किसके दरमियान कर रहे हैं, बर्ड्स के दरमियान में और ह्यूमंस में। तो अगर हम लोग ह्यूमंस और बर्ड्स के लंग्स के बारे में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ये है कि जो बर्ड्स हैं वो बाजी मार जाते हैं, और जो बर्ड्स का जो लंग्स है, लंग सिस्टम वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है। थर्ड है हमारे पास दे कैन ब्रीथ इन हाई एल्टीट्यूड। तो जो बर्ड्स हैं वो हाई एल्टीट्यूड पर, मतलब कि जो ऊंचाइयों पर जाकर भी सही से ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस की बात की जाए तो दे कैन नॉट ब्रीथ इन हाई एल्टीट्यूड। तो ह्यूमंस जो हाई एल्टीट्यूड है, ऊपर ऊंचाई पर जाकर जो ब्रीथ है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोनोजेनिक पैरासाइट्स एंड डायजेनिक पैरासाइट्स। तो ये देखते हैं कि भाई इनमें क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं थर्ड पॉइंट, इससे पहले क्योंकि ये पहला डेफिनेशन है। तो पैरासाइट्स रिक्वायर वन होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ऐसे पैरासाइट्स जो कि अपनी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है वो एक होस्ट के साथ ही अपनी कंप्लीट कर लेते हैं लाइफ साइकिल, तो उन्हें मोनोजेनिक पैरासाइट कहा जाता है। और डायजेनिक पैरासाइट की बात की जाए तो पैरासाइट्स रिक्वायर टू होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। ऐसे पैरासाइट्स जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की ज़रूरत हो, या दूसरा होस्ट मतलब कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, तो ऐसे पैरासाइट जिसको दो दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़े अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है, डायजेनिक पैरासाइट कहा जाता है। फिर आता है हमारे पास पॉइंट मेनली एक्टोपैरासाइट्स। तो मोनोजेनिक पैरासाइट्स जो होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, और अगर डायजेनिक पैरासाइट्स की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब कि वो जो ऐसे पैरासाइट्स जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी के ऊपर अटैच होते हैं, तो उन्हें एक्टोपैरासाइट कहा जाता है। जबकि एंडोपैरासाइट की बात की जाए तो ऐसे पैरासाइट जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर रहें, तो उन्हें एंडोपैरासाइट्स कहा जाता है। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मोनोजेनिक पैरासाइट्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि जो होस्ट है उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं। जबकि डायजेनिक पैरासाइट्स जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि जो बॉडी होती है, होस्ट की बॉडी होती है, उसके अंदर रहते हैं। ठीक हो गया। सेकंड बात की जाए सेकंड पॉइंट की, तो दे हैव सीरीज ऑफ हुक्स फॉर अटैचमेंट ऑफ ऑर्गन्स। तो इनकी जो ऑर्गन्स जो अटैचमेंट होती है वो कैसे होती है कि इनके पास जो है काफ़ी सारे हुक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो इनकी ऑर्गन्स हैं वो आपस में अटैच होती हैं। और डायजेनिक पैरासाइट्स की बात की जाए तो इनके पास दो सकर्स होते हैं, ओरल एंड वेंट्रल सकर्स। तो यहाँ पर जाकर आपका ये डिफरेंस बिटवीन ख़त्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन की जानिब। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वन बाय वन करके हम लोग इसको भी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस ब्लड इज़ नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं होता, बल्कि बॉडी के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इन दिस ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एक्सेट्रा। तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे कि इंसानों का भी होता है, हमारा जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो अगर किसी को नहीं पता तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि जो हमारा खून है वो ऐसे ही बॉडी के अंदर फ्रीली मूव नहीं कर रहा, बल्कि हमारा ब्लड जो है वो वेसल्स या कैपिलरीज के अंदर होता है। तो ये एक डिफरेंस है ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में। और ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो कॉकरोच है, कि कॉकरोच के अंदर जो होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनका जो खून है वो बॉडी के अंदर फ्रीली मूव कर रहा होता है। सेकेंड पॉइंट, ब्लड प्रेशर इज़ लो। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो लो होता है। और जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इनके अंदर जिनके पास भी, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो इनके पास हाई ब्लड प्रेशर होता है, जैसे कि पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि हाई ब्लड प्रेशर इज़ फाउंड। ठीक हो गया। अब थर्ड हम लोग इसकी जानिब बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट की जानिब, ब्लड फ्लोज विद अ स्लो स्पीड। तो जो ब्लड है वो बहुत ही स्लो स्पीड में फ़्लो करता है, बहुत ही
कम स्पीड में फ़्लो करता है, क्योंकि जो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है, फ्रीली मूव कर रहा होता है। ये मेन रीज़न है कि क्यों इनका जो ब्लड है वो स्लो स्पीड से मूव करता है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ब्लड फ्लोज विद अ फास्ट स्पीड। इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड जो है वो फास्ट स्पीड के साथ फ़्लो करता है। फिर आ जाता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, ब्लड इज़ इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है उसका जो टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के अंदर उसके साथ डायरेक्टली कांटेक्ट होता है। और डायरेक्टली कांटेक्ट किस वजह से होता है कि जाहिर सी होता है कि टिश्यूज़ तो बॉडी के अंदर होते हैं, और जब ब्लड भी फ्रीली मूव कर रहा है तो टिश्यूज़ के साथ ब्लड का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। लेकिन जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर ये सिस्टम नहीं होता। तो आप पढ़ सकते हैं कि फोर्थ पे लिखा है ब्लड इज़ नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द टिश्यूज़। तो ये चार आई थिंक के चार काफ़ी होंगे। बाकी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे इसकी जो है आपका ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी एग्जांपल है आर्थ्रोपोड्स या मोलस्क। और अगर हम लोग देखें इसकी क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल क्या है, वर्टिब्रेट्स। तो ये 5 हमने टोटल इसके डिफरेंस बिटवीन हमने डिस्कस किए। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन की जानिब। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारा जो डिफरेंस बिटवीन है वो सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। अब जो हमारा जो टारगेट पेपर है उसके ऊपर ये लिखा है कि सैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल एंड अनसैचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल। तो फैट्स लिखा हो या असाइल ग्लाइसरॉल लिखा हो, बात एक ही है, क्योंकि असाइल ग्लाइसरॉल का ही दूसरा नाम फैट्स होता है। तो वन बाय वन हम लोग इसके जो डिफरेंस बिटवीन है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सैचुरेटेड फैट्स कंटेन्स अ सिंगल बॉन्ड। तो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं इनका जो होता है वो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं। और जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स की बात की जाए तो अनसैचुरेटेड फैट्स कंटेन्स एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। तो कम से कम भी अनसैचुरेटेड फैट्स के पास 1 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड लाजमी होता है। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास नॉट टू बी कंज्यूम्ड मोर देन 10% ऑफ टोटल कैलोरीज पर डे। तो सैचुरेटेड फैट्स, ये ऊपर सैचुरेटेड है ना, हाँ, तो सैचुरेटेड फैट्स जो है इसको हम लोग 10% जो हमारी टोटल जो दिन की हमारी ग़िज़ा होती है, जो खाना पीना होता है, जो सैचुरेटेड फैट्स को हम लोग दिन में 10% से ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते और इसको नहीं करना चाहिए। और जो नेक्स्ट है हमारे पास अनसैचुरेटेड, जो हमारे पूरे दिन की खुराक होती है, तो कम से कम 30% हम लोग उसको कंज्यूम कर सकते हैं। 30% से ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसकी वजह क्या है हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। इसकी वजह ये है कि एक्सेसिव कंजम्पशन लीड्स टू हार्ट डिजीज़। तो अगर सैचुरेटेड जो फैट्स हैं उसको ज़्यादा मिक़दार में खाया जाए तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हार्ट डिज़ीज़ की बहुत ज़्यादा जो है वो कंडीशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और जबकि अनसैचुरेटेड की बात की जाए तो इसके हम लोग जब खाते हैं अनसैचुरेटेड फ़ैट तो ये अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर बात की जाए तो अगर बहुत ज़्यादा मिक़दार में अगर हम लोग अनसैचुरेटेड फैट्स को खाएं तो इसमें यह है कि इसमें भी जो हार्ट डिज़ीज़ है वो बढ़ जाती है। तो लिखा ना बट एक्सेसिव में इंक्रीज हार्ट बीट नेक्स्ट आएगा, तो वो थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर नज़र आपको नहीं आ रहा। तो ये तो आपने देखा होगा ना कि पता भी होगा आपको कि किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती होती है वो नुकसानदेह होती है। वो कोई भी चीज़ हो, अगर कोई फ़ोन चलाना हो, फ़ोन आप ज़्यादा चला रहे हैं तो वो भी ज़्यादती है। अगर पढ़ रहे हैं, देखें पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नॉन स्टॉप 24 घंटे अगर पढ़ रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल आउट हो जाएगा। तो इस वजह से कोई भी अगर काम है ना, किसी भी काम की जो ज़्यादती होती है वो नुकसानदेह होती है। इसलिए भले वो सैचुरेटेड फैट्स हों या अनसैचुरेटेड फैट्स हों तो उसे एक लिमिट में ही खाना चाहिए। अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बैड साबित होगा। खैर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन की जानिब। तो ये अभी हमने इसके 3 डिफरेंस बिटवीन हमने इसके डिस्कस किए। तो नेक्स्ट आपके पास जो डिफरेंस बिटवीन है वो है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। तो उसकी जानिब हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉपुलेशन और कम्युनिटी का जो डिफरेंस बिटवीन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपने इसको अच्छे से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो पॉपुलेशन क्या होती है इसमें, क्योंकि जो अमूमन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि
पॉपुलेशन और कम्युनिटी बात तो एक ही है, लेकिन पॉपुलेशन और कम्युनिटी में बहुत वाजिया फ़र्क है और मैं आपको इसका वाजिया फ़र्क बताऊंगा, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। फर्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन का, इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सिंगल स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। अच्छा, कोई भी जो सिंगल स्पीशीज़ है, एक स्पीशीज़, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीशी, जैसे इंसान की एक स्पीशी होती है, ठीक है, फिर डॉग्स की एक स्पीशी होती है, कैट्स की एक स्पीशी होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे इंसानों की बात की जाए, जैसे एक एरिया में कितने इंसान रह रहे हैं, तो अगर उन सबको टोटल किया जाए तो वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। और जबकि कम्युनिटी की बात की जाए तो वहाँ पर लिखा है इट इज़ ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। अब ये जो कम्युनिटी है ना, इसका मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जैसे कोई एरिया है, किसी भी एरिया में आप रहते हैं, अब वहाँ पर इंसान भी रहते हैं, ठीक है, अब जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, डॉग्स भी रहते हैं नीचे स्ट्रीट, कैट्स भी घूम रही होती हैं और पालतू भी होते हैं। तो दीगर जितने भी मतलब कि स्पीशीज़ है ना, जैसे इंसानों को भी मिला लिया जाए, डॉग्स को भी मिला लिया जाए, कैट्स को भी, दीगर मुर्गों को, मतलब कि तमाम को अगर हम मिलाकर देखें तो फिर जाकर उसे क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है। फिर सेकंड हमारे पास पॉइंट है, ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियरली सिमिलर। और जितने भी पॉपुलेशन के जितने भी लोग होते हैं वो बिहेवियर के तौर पर भी और दिखने में भी एज इट इज़ सेम टू सेम होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई कि इंसानों का अगर बात की जाए, सिंगल स्पीशी की बात हो रही है ना, तो इंसान जो है तमाम दिखने में एक जैसे होते हैं। अब आप बोलेंगे नहीं सर, ये तो फ़र्क होते हैं इंसान, मैं अलग दिखता हूँ, आप अलग दिखते हैं, या मैं अलग दिखती हूँ, आप अलग दिखते हैं तो इस बारे में बात नहीं हो रही। देखिए, सेम दिखने का मतलब ये है कि अब हम सबके पास दो आँखें हैं, कोई ऐसा तो है नहीं तीन से बस आँखें, अगर तीन आँखें हैं तो वो दज्जाल का पक्का मेंबर होगा। खैर तो ये है कि हमारे पास दो आँखें हैं, ठीक है, एक नाक है, दो हाथ हैं, दो टांगे हैं, दो पैर हैं। तो ये है कि हमारे पास क्या है, इस वजह से हम लोग जो दिखने में वो सिमिलर हैं। जबकि कम्युनिटी की बात की जाए तो डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी आर मॉर्फोलॉजिकली एंड बिहेवियरली से डिसिमिलर। तो इसका ये है उल्टा हो गया कि इसमें काफ़ी सारी स्पीशीज़ आती हैं और तमाम जो स्पीशीज़ हैं वो दिखने में अलग अलग होती हैं। जैसे कि इंसान अलग दिखते हैं, डॉग्स अलग दिखते हैं, कैट्स अलग दिखती हैं, तो इस वजह से ये जो हैं डिफरेंट दिखाई देते हैं। थर्ड पॉइंट की जाने बातें हैं, इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन इंटरब्रीड फ्रीली। तो इसका ये है कि जो पॉपुलेशन के जितने भी लोग होते हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं आपस में, मतलब कि जैसे कि इंसान हैं तो वो जो हैं वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसमें यह है कि इंटरब्रीडिंग इज़ एब्सेंट अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी। और इसमें यह है, मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि जो इंटरब्रीडिंग है वो नहीं हो सकती जो दूसरे मेंबर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंसानों की बात की जाए, देखिए उनका डॉग्स और डॉग्स का क्रॉस हो जाता है, ठीक है, कोई जर्मन शेफर्ड और लैब्रा का क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, तो डिफरेंस क्रॉस हो सकते हैं। तो इंसानों का और डॉग्स का कभी भी क्रॉस नहीं हो सकता, इंसान और डॉग मिलकर कभी भी जो ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इंटरब्रीडिंग है वो बिल्कुल इनमें एब्सेंट होती है अगर डिफरेंट मेंबर्स की बात की जाए, ठीक है। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आपको समझ आई होगी अब के पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फ़र्क है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन की जानिब। तो नेक्स्ट जो है आपके पास डिफरेंस बिटवीन वो है होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम। ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि जो ब्लू से लिखा है वो एपो एंजाइम है और जो ग्रीन से लिखा है वो होलो एंजाइम है। ये फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल भी आप नहीं याद कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल वर्डिंग लिखी है। हम लोग आते हैं अपने जो सेकंड, यहाँ है हमारा सेकंड वाला जो है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट आपके पास है पॉइंट कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम जो आपका एपो एंजाइम होता है, वो याद रखिए कि ऐसा कोई भी एंजाइम जो कि इनएक्टिव कंडीशन में है, एक्टिव नहीं है, तो वो एपो एंजाइम कहलाता है। जबकि कैटालिटिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम क्या कहलाता है, जो एक्टिव एंजाइम होता है वो होलो एंजाइम कहलाता है और जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है वो एपो एंजाइम कहलाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम।
तो जो आपके पास एपो एंजाइम होता है वो किस पार्ट से बना होता है, वो प्रोटीन से बना होता है। ऐसा एंजाइम जो कि इनएक्टिव हो और प्रोटीन से बना हो तो वो क्या कहलाता है, एपो एंजाइम कहलाता है। और होलो एंजाइम की बात करें तो होलो एंजाइम कंसिस्ट ऑफ द एपो एंजाइम एंड वन और सेवरल कोफैक्टर्स। तो जो होलो एंजाइम है वो क्या होता है, एपो एंजाइम से बनता है और कुछ दूसरे भी जो कोफैक्टर्स हैं उनसे मिलकर होलो एंजाइम बनता है। फिर नेक्स्ट है इनकम्प्लीट एंजाइम्स दैट आर लेस कॉम्प्लेक्स। तो ये जो होते हैं एपो एंजाइम जो होते हैं ये इनकम्प्लीट एंजाइम होते हैं और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो ये लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो होलो एंजाइम है वो कंप्लीट एंड कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स होते हैं। ठीक हो गया। और बाकी नीचे ये एग्जांपल्स लिखी हैं, ये आपने याद करनी है तो कर लें, नहीं करनी तो ना करें, क्योंकि जो तीन आप टोटल जो आपने डिफरेंस बिटवीन करने होते हैं वो 2 करने होते हैं। तो मैंने आपको 3 पहले ही करवा दिए, ये चौथा है। तो अगर आपने करना है तो ठीक है, नहीं करना तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी स्क्रीन के सामने है, ये आप जाकर ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम भी हमने पढ़ लिया। तो जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो हमने कर लिए हैं, बस ये लास्ट डिफरेंस बिटवीन रह गया है जो कि आपके टारगेट पेपर में मौजूद था। तो वो ये है कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, इन दोनों के आपने डिफरेंस बिटवीन करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोब्लास्टिक देख लेते हैं कि सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स। तो जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो सेल हैं वो 2 लेयर्स में होते हैं, इसलिए इसको डिप्लो का नाम दिया गया है। डिप्लो का मतलब होता है 2। ठीक है, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई। ठीक है, तो इसलिए डिप्लोब्लास्टिक इस वजह से क्योंकि जो इनके सेल्स हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज होते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो सेल्स हैं वो 3 लेयर्स में होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है कि सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स। ठीक हो गया। तो फिर नेक्स्ट जो आपके पास पॉइंट है डिप्लोब्लास्टिक का, तो बाकी ये एग्जाम्पल है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सेकेंड पॉइंट ये है बिटवीन दीज 2 लेयर्स नॉन सेलुलर मेसोग्लिया इज़ प्रेजेंट। तो भाई मेरी बात सुनो, 2 लेयर्स होती हैं ना सेल की डिप्लोब्लास्टिक में, एक फर्स्ट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नॉन सेलुलर पार्ट होता है जिसको मेसोग्लिया कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसका जो ट्रिप्लोब्लास्टिक का सेकंड पॉइंट है वो यह है कि मेसोडर्म इज़ फाउंड बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो देखिए एक्टोडर्म, इसकी कितनी होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की, 3 लेयर्स में अरेंज होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में। तो जो मेसोडर्म होता है वो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के दरमियान में होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपके पास दिस इज़ कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर आ जाएगा कि दिस इज़ कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये जो नीचे हैं आपके सामने एग्जांपल्स लिखी गई हैं, जैसे कि जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एग्जांपल है सिलेंट्रेटा, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एग्जांपल क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थेस और कॉर्डेट। तो यहाँ पर जाकर जो आपका कंप्लीट जो लेक्चर है, जितने भी जो आपका टारगेट पेपर है, जो फर्स्ट ईयर जोलॉजी का आपका टारगेट पेपर है जो 2023 के लिए बनाया गया था, तो उसके जो सॉल्व सीरीज़ है वो हमने आज से स्टार्ट कर दी है। और आज जितने भी डिफरेंस बिटवीन थे टारगेट पेपर के अंदर हमने तमाम उनको डिस्कशन की। तो नेक्स्ट हम जो वीडियो है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जितने भी इंक्लूडेड हैं वो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे वो तभी अपलोड होंगे जब इस वाली वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो ही जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड होगा। तो लाजमी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।